हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर DFCCIL की वैकेंसी आई है और हम हमारे चैनल पर DFCCIL के लिए बेहतर तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोगों को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक सब्जेक्ट का नाम दिया है जो कि क्या है, इकोनॉमी एंड मार्केटिंग, है ना। ऐसा कह सकते हैं कि एक टॉपिक का नाम दिया इकोनॉमी एंड मार्केटिंग। तो अब हमें इकोनॉमी एंड मार्केटिंग से वो सारे क्वेश्चंस हमें देखने पड़ेंगे जो कि हमें लगता है कि हाँ, वो DFCCIL के एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर। आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि इकोनॉमी एंड मार्केटिंग से रिलेटेड होंगे। क्लियर। और आज जो हम लोग PYQ के जो क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर के, वो 2018 के तो हम लोग कर चुके हैं, 2016 के हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं ना। 2018 के हमने कौन से करे थे? फर्स्ट पार्ट में स्टेशन मास्टर में जो क्वेश्चंस आए थे इकोनॉमी एंड मार्केटिंग के, वो वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोग 2016 का हम लोग यहाँ पर पेपर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, है ना। 2016 में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आए थे, 2018 में 12 आए थे। क्लियर। और साथ ही साथ हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे इकोनॉमी एंड मार्केटिंग से रिलेटेड। क्लियर। पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। क्लियर। उसके बाद फिर आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इसका पार्ट 2। क्लियर। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलेगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ओलिगोपोली इज कॉल्ड। ओलिगोपोली कहा जाता है। देखिएगा, ओलिगोपोली कहा जाता है किसे? फ्यू सेलर्स एंड मेनी बेयर्स, मतलब कुछ विक्रेता बहुत सारे खरीदार, है ना। अब ये ओलिगोपोली है क्या? ये तो आपके ऑप्शन में दिया था प्रीवियस ईयर में, फ्यू सेलर्स मेनी बेयर्स, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या ओलिगोपोली? तो समझिएगा, ये आम तौर पर, ये इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, ठीक है। देखिएगा, ये आम तौर पर आदानों के लिए एक बाजार होता है ना, मतलब इनपुट्स के लिए। आम तौर पर जनरली क्या होता है कि ये इनपुट्स के लिए एक मार्केट होता है। क्लियर। इस मार्केट में यहाँ पर बड़े से बड़े, है ना, और छोटे से छोटे यहाँ पर जो मार्केट में जो रहते हैं, जो अपना प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, या ऐसा कह लो कि जो सेलर रहते हैं, डायरेक्ट आप ऐसा समझो, है ना, जो अपने प्रोडक्ट को बेचता है, चाहे वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, जो अपने प्रोडक्ट को बेचता है वो इस मार्केट में आता है। क्लियर। और इस प्रतिस्पर्धा में क्या करता है? अपना हिस्सा लेता है, ऐसा समझ लो, इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेता है। और क्या करता है साथ ही साथ कि यहां पर प्रोडक्ट जो सेल कर रहा है वो यहां पर क्या रहते हैं, इस मार्केट में कम रहते हैं, लेकिन जो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है वो लोग क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं यहां पर। क्लियर है। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि एक मार्केट है, इस मार्केट में क्या हो रहा है, इस मार्केट में प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है और परचेस किया जा रहा है उस प्रोडक्ट को। तो जो सेलर हैं, जो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, वो इस मार्केट में क्या है, कम है। क्लियर। और जो प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, है ना, वो लोग क्या है, मींस परचेजर, वो लोग क्या है, बहुत ज्यादा हैं। तो किसी मार्केट में प्रोडक्ट बेचने वाला कम और प्रोडक्ट खरीदने वाला ज्यादा हो, उसे ओलिगोपोली कहते हैं। क्लियर। वही चीज यहां पे लिखा था, फ्यू सेलर्स मैनी बेयर्स, कुछ विक्रेता बहुत सारे खरीदार, बस यही क्या कहलाता है, ओलिगोपोली कहलाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द इकोनॉमिक्स दैट कंज्यूम्स देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अपने औद्योगिक उत्पादन की खपत के लिए खपत करने वाली अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? अब देखिए, अपने औद्योगिक उत्पादन की खपत करने के लिए, मतलब अपने औद्योगिक उत्पादन जो है, मतलब अपना जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसको कंज्यूम करने के लिए कौन सी इकोनॉमी यूज करी जाती है, ये पूछा जा रहा है। कौन सी इकोनॉमी यूज करी जाती है? सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, मींस हिंदी में क्या कहेंगे, निर्वाह अर्थव्यवस्था। क्लियर। अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की खपत, है ना, अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के कंज्यूम करने के लिए कौन सी इकोनॉमी की यूज की जाती है? सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, मींस निर्वाह अर्थव्यवस्था। अब ये होता क्या है, तो देखिए, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जो मार्केट के बजाय बुनियादी निर्वाह मींस कैसा, भोजन का
व्यवस्था करवाना, वस्त्र की व्यवस्था करवाना, रहने की व्यवस्था करवाना पर ज्यादा ध्यान देती है। अक्सर जो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी होती है वो अर्थहीन होती है और कृषि के माध्यम से बुनियादी जरूरतों को प्रदान करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। जैसे कि जो निर्वाह अर्थव्यवस्था है, जो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है, मैंने आपको बताया कि यह भोजन का प्रावधान करवाती है। सो ये कृषि पर बेस्ड हो जाती है ना। ये फिर किस पर बेस्ड हो जाती है? कृषि पर। ये फिर सबसे ज्यादा यहाँ पर किस पर ध्यान देती है? कृषि पर, ताकि वहां से अनाज आए और फिर हम यहाँ पर प्रावधान करा सकें। क्लियर? सो बस यही वो कहना चाह रहा है कि अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कंज्यूम करने के लिए कौन सी इकोनॉमी, उस इकोनॉमी को क्या कहते हैं? सो उस इकोनॉमी को सब्सिस्टेंस इकोनॉमी कहते हैं, निर्वाह अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े चलिएगा। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वर्ड्स आर द बुल्स एंड बियर्स? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इस बार भी वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। सो व्हाट वर्ड्स आर द बुल्स एंड बियर्स एसोसिएटेड विथ? बुल्स और बियर्स शब्द के साथ जुड़े हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो बुल्स और बियर है ये कब यूज होता है, ये किस चीज में यूज होता है? बुल्स एंड बियर। तो बुल्स एंड बियर ये दो जो शब्द हैं ये शेयर मार्केट में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं? शेयर मार्केट में। अब ये बुल्स क्या होता है? मैंने आपको कहा कि ये दोनों मार्केट में यूज होते हैं। कौन से मार्केट में? शेयर मार्केट में। क्लियर? सो देखिए, बुल्स का मतलब अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो बुल्स का मतलब होता है क्या? मंदी। मंदी है ना, मार्केट में मंदी आ गई कहते हैं ना। उसी प्रकार से बियर्स का मतलब होता है तेजी। मतलब मार्केट में क्या आ गई है? तेजी। तो मार्केट में, शेयर मार्केट में मंदी आना, शेयर मार्केट में तेजी आना, यही आपका क्या कहलाता है? बुल्स एंड बियर्स कहलाता है। क्लियर हो गया? सो बुल्स एंड बियर्स ये वर्ड जो है, अब शेयर मार्केट में वहां ये यूज नहीं करते कि यार मार्केट में मंदी आ गई, मार्केट में तेजी आ गई। नहीं, शेयर मार्केट में क्या कहते हैं? बुल्स आ गए, है ना, बियर्स आ गए, इस हिसाब से। तो बुल्स आ गए मींस क्या? मंदी आ गई, बियर्स आ गए मींस तेजी आ गई उस मार्केट में, शेयर मार्केट में। क्लियर? तो बस वही पूछा जा रहा है कि जो बुल्स एंड बियर्स वर्ड है ये कहाँ यूज किए जाते हैं? तो भैया ये यूज किए जाते हैं शेयर मार्केट में। अब हम इंग्लिश में भी लिखा है यहाँ पर, हिंदी में भी लिखा है थोड़ा सा डिटेल में, तो इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। बियर्स और बुल शब्द का उपयोग अक्सर सामान्य क्रियाओं और दृष्टिकोण या भावना का वर्णन करने के लिए किया जाता है, या तो व्यक्तिगत संपत्ति या बाजार के रूप में, निवेशक विशिष्ट प्रतिभूतियों या वित्तीय बाजारों के बारे में अपनी बाजार भावना का वर्णन करने के लिए मंदी या तेजी शब्दों का उपयोग करते हैं। सेम वही चीज है कि शेयर मार्केट में उनका उतार चढ़ाव कैसा हो रहा है, तो बस वही चीज डिस्क्राइब करने के लिए, है ना, कहते हैं कि यार इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं शेयर मार्केट में, वो कहेंगे यार बियरिश हो रहा है, यार बुलिश हो रहा है, इस प्रकार से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। सो समझ में आ गया कि बुल्स एंड बियर्स कहाँ यूज किया जाता है? शेयर मार्केट में। आगे बढ़ते हैं। हु गेसेस द नेशनल इनकम इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? सो देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है CSO। कौन लगाता है? CSO। CSO मीन्स सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, है ना। तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि भैया हमारे भारत की जो नेशनल इनकम होती है उसका अनुमान कौन लगाता है, कि भैया अभी नेशनल आय कितनी क्या है, कैसी क्या है ना, तो वो लगाता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अब इससे थोड़ी सी जानकारी हम जान लेते हैं, एक दो पॉइंट, कि CSO जो है वो स्टैब्लिश कब हुआ था? हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। सो CSO एग्जाम में पूछा गया है कि कब स्टैब्लिश हुआ था, तो ये 2 मई 1951 को हुआ था। CSO का हेडक्वार्टर कहाँ है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है न्यू दिल्ली में। क्लियर? सो हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन गए कि राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? CSO। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और CSO कब स्टैब्लिश हुआ था? 2 मई 1951 को, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। क्लियर? चलिए, विच बैंक इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया? वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। कौन सा बैंक भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये तो सभी को पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस सबसे ज्यादा इंडिया में किस बैंक की है? सो नंबर ऑफ ब्रांचेस सबसे ज्यादा इंडिया में SBI की ही है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसडीएल? एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या है? सो एनएसडीएल का फुल फॉर्म है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, इसलिए यहां पर एग्जामिनर ने 2016 में वाला क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्लियर? एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट स्टेप इन द मार्केटिंग प्रोसेस? विपणन प्रक्रिया में, है ना, विपणन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण और पहला कदम कौन सा होता है? सो देखो, कभी भी अगर आप मार्केट में अगर आ रहे हो तो आप सबसे पहले क्या ध्यान दोगे कि भाई ग्राहकों को, है ना, मेरे जो कस्टमर्स हैं उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, आप यही तो देखोगे। उनको किस चीज की जरूरत है, उनको किस चीज की आवश्यकता है, आप यही तो देखोगे, है ना। मार्केट में अगर आप उतर रहे हो तो आपका सबसे पहले एम क्या होना चाहिए कि यार मैं कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करूं? तो सेटिस्फाई आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि मैं उस कस्टमर को, उस कस्टमर की ज़रूरत क्या है, उस कस्टमर को आवश्यकता किस चीज़ की है, उस हिसाब से। तो बस वही ये कह रहा है कि जब कभी भी आप मार्केट में उतरते हो तो आपको सबसे पहले ध्यान किस में होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, ग्राहकों की ज़रूरत और आवश्यकताओं को समझने में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्लान ऑफ, आर्थिक योजना डैश की महत्वपूर्ण योजना है। सो ध्यान दीजिएगा, जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी, है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण योजना होती है। क्लियर? इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्लान ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट प्लान है? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था मीन्स एक सोशलिस्ट इकोनॉमी अपने प्रोडक्शन की एक प्रणाली है ना, एक प्रोडक्शन की एक प्रणाली है जहां पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का उपयोग सीधे सीधे आपके किसके, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली को विपरीत किया जाता है, जहां लाभ उत्पन्न करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। क्लियर? और इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग के लिए समाजवाद के तहत उत्पाद सीधे और पूरी तरह से उपयोग के लिए होगा। कहने का मतलब ओवरऑल इतना ही है कि भाई इकोनॉमी प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्लान ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखेगा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोडक्शन होता है। क्लियर? बिना किसी चीज को यहाँ पर देख के, मतलब डायरेक्टली प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर? जिस जिस हिसाब से कस्टमर को यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यहाँ पर डायरेक्टली प्रोडक्शन हो रहा है। सो वो हमारे लिए क्या कहला रही है? एक सोशल इकोनॉमी। मींस यहाँ पर वो कोई चीज नहीं देख रहा है, कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं देख रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? समाजवाद अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी कह रहे हैं। क्लियर हो गया? आगे देखिएगा, व्हाट आर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स कंसिडर्स। सो शेयर बाजार के निवेशकों को क्या माना जाता है? सो देखिएगा, यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें या तो स्टॉक ट्रेडर कहेंगे या फिर स्टॉक ब्रोकर्स कहेंगे। क्लियर हो गया? स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो शेयर मार्केट में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा। सो उन लोगों को क्या कहा जाता है? स्टॉक ट्रेडर्स कहा जाता है या फिर स्टॉक ब्रोकर्स कहा जाता है। क्लियर? तो अगर आपका ऑप्शन में अगर स्टॉक ट्रेडर होगा तो वो क्लिक करिएगा, स्टॉक ब्रोकर्स होगा तो वो टिक करिएगा। क्लियर? चलिए, डैश इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स, डैश एक प्रगतिशील कर है। सो देखिएगा, जो इनकम टैक्स होता है ना, जो आयकर होता है, सो इनकम टैक्स क्या है? एक टाइप का प्रोग्रेसिव टैक्स है, यह एक प्रगतिशील कर है। क्लियर हो गया? सो ये क्वेश्चन सिर्फ आपके DFCCIL में नहीं पूछा है, ये क्वेश्चन आपके SSC में भी पूछा जा चुका है। क्लियर? कि डैश इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर इट्स, किसी कंपनी के डिबेंचर धारक होते हैं। सो किसी भी कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, डिबेंचर जो होता है वो क्या होता है? वो एक लोन का ही पार्ट है। क्लियर? जिसमें जो शेयर होल्डर या ऐसा कह लो कि उसके जो मेंबर्स हैं, कहने का मतलब यह है कि डिबेंचर एक प्रकार के क्या है? सब्सक्राइबर्स हैं, है ना, या मेंबर्स हैं उस कंपनी के। वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं?
हाँ, वो क्या करते हैं, धारक कंपनी का केवल एक लेनदार होता है। बिल्कुल, जो डिबेंचर्स होता है वो क्या होता है, धारक कंपनी का, मतलब कोई भी जो भी कंपनी है उसका क्या होता है, लेनदार होता है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिबेंचर जो है वह ऋण का हिस्सा है, एक शेयर धारक मीन शेयर होल्डर या मेंबर है, एक कंपनी का संयुक्त मालिक है। लेकिन एक डिबेंचर जो है वो क्या है, धारक कंपनी का केवल लेनदार होता है। कहने का मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर है, जो मेंबर है, क्लियर, वो तो कंपनी का एक प्रकार से यहाँ पर क्या है, मालिक है। लेकिन जो डिबेंचर्स होते हैं वो एक प्रकार के यहाँ पर क्या है, लेनदार है, मींस क्रेडिटर है। क्लियर। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर इट्स क्रेडिटर्स। जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं कंपनी के, किसी भी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम क्रेडिटर्स कहेंगे। क्लियर। बैलेंस शीट जो होती है वो क्या शो करती है, सो बैलेंस शीट जो होती है वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों यहाँ पर क्या करती है, शो करती है। मींस ये जो बैलेंस शीट है आपके संपत्ति और दायित्व दोनों को यहाँ पर क्या करेगी, शो करेगी। क्लियर हो गया। चलिए, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि वह शीट जो संपत्ति और दायित्व दोनों को शो करे उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे बैलेंस शीट। क्लियर। The sheet which shows assets and liabilities, that is called balance sheet. Clear? Okay. Next question. State earns maximum revenue through, राज्य अधिकतम आय अर्जित करता है। सो देखिएगा, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो रिवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है, वो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करती है कमर्शियल टैक्स से। जो वाणिज्यिक कर होते हैं उससे सबसे ज़्यादा ये क्या करती है, यहाँ पर टैक्स वसूलती है। क्लियर। अब आप लोगों को यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताना है कि कमर्शियल टैक्स में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। क्लियर हो गया। ये कमर्शियल टैक्स से आप क्या समझ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती है, आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लियर। आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर इजीली तरीके से पता होगी। क्लियर। चलिए, सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टेब्लिश्ड इन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब स्थापित हुआ। सो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो 27 दिसंबर 1945 में फाउंड हुआ था। कब हुआ था, IMF, हम इसे क्या कह सकते हैं शॉर्ट में, IMF, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 27 दिसंबर 1945। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ लेगा तो क्या बताओगे आप लोग, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। क्लियर हो गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है भैया, वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC बोले तो यूनाइटेड स्टेट्स। क्लियर। चलिए, अच्छा, ये मैंने आप लोगों को एक ट्रिक है, मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि किस पर बेस्ड है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स पर। वो क्या है, वो उसमें से मैंने ट्रिक्स ही बताई हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो ट्रिक नहीं देखी तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक लिंक दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग जब ये पूरी क्लास देख लेंगे उसके बाद दोबारा से एक बार रिवर्स करिएगा और इस लिंक पर यहाँ पर आके एक बार उसको क्लिक कर लीजिएगा, तो आप उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर मैंने वर्ल्ड के हेडक्वार्टर्स, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स की मैंने ट्रिक बताई है। क्लियर। सो वो देख लीजिएगा। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब स्टैब्लिश हुआ था, 27 दिसंबर 1945, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड इन इंडिया बाय, भारत में म्यूचुअल फंडों को विनियमित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भैया, सेबी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सेबी के द्वारा। अब ये सेबी क्या है, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर। सो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो किसके द्वारा रेगुलेटेड किए जाते हैं, तो वो रेगुलेटेड किए जाते हैं सेबी के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 12 अप्रैल 1992 को। कब हुआ था, 12 अप्रैल 1992 को। क्लियर है। सो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि सेबी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। सो 12 अप्रैल 1992। विच डिसाइड्स द सेविंग बैंक रेट, बचत बैंक दर कौन तय करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है ना। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था यहाँ पर, 1935 में, तो ध्यान रखिएगा। सो रिजर्व बैंक, बचत बैंक दर कौन तय करता है, सो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है। इन इंडिया इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द, भारत में मुद्रास्फीति द्वारा डैश मापा जाता है। सो देखिएगा, इन इंडिया में इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए।
क्लियर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द्वारा जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर क्या करा जाता है, वो यहाँ पर मेजर किया जाता है या वो यहाँ पर मापा जाता है। क्लियर। सो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भारत में इन्फ्लेशन को किसके द्वारा मेजर किया जाता है। सो भारत में इन्फ्लेशन को मींस मुद्रास्फीति को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा जो है वो मेजर किया जाता है। क्लियर। इतनी चीज़ें क्लियर है, इतनी चीज़ें क्लियर है। तो अगर आप लोगों को अभी क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दिएगा, लाइक कर दीजिएगा अभी सही। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया अर्न्स मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज बाय द एक्सपोर्ट ऑफ डैश के निर्यात से भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। सो ऑप्शंस यहां पर आपको दे रखे थे। ऑप्शंस है यहां पर देखिएगा, स्टील, हैंडलूम, टेक्सटाइल, टी। सो देखिएगा यहां पर कि 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से हमें बताना है कि जो भारत है वो सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा किससे यहाँ पर उसका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है। तो टी को ट्रांसपोर्ट करने से या एक्सपोर्ट करने से, है ना, टी को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने से हमारे देश को सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारे देश की अर्निंग होती है। क्लियर हो गया। सो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, स्टील, हैंडलूम, टेक्सटाइल्स और टी। तो ये 3 तो होंगे नहीं, क्या होंगे यहाँ पर, टी। क्लियर हो गया। ठीक है। सो ये क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपके इकोनॉमी एंड मार्केटिंग में बनते हैं, सो इसलिए इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्लियर। ठीक है, चलो। अच्छा, ये इन्फ्लेशन का क्या था यहाँ पर। इन्फ्लेशन मतलब आप लोग सोच रहे होंगे, तो एक प्रकार से ये समझ लीजिएगा, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। क्लियर। इन्फ्लेशन मतलब क्या, महंगाई। किसी भी प्रोडक्ट में यहाँ पर जो प्राइस है उसका क्या हो जाना, एकदम से इंक्रीमेंट हो जाना, एकदम से उस प्राइस को क्या लग जाना, इंक्रीज हो जाना, एकदम से वो प्राइस क्या हो जाना, किसी भी प्रोडक्ट का इंक्रीज हो जाना। तो महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई मीन्स क्या होता है, इन्फ्लेशन। तो ये किसके द्वारा मेजर किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्स टैक्स इज अ, अब देखिए आप लोगों ने 2 टैक्स यहाँ पर सुने होंगे, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर। सो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपसे जीएसटी पूछ ले, अगर आपसे वैल्यू एडेड टैक्स पूछ ले, अगर आपसे सेल्स टैक्स पूछ ले, सेल्स टैक्स, है ना, सो ये आपके यहाँ पर क्या होते हैं, ये आपके यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, ये अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जीएसटी, वैट और सेल्स टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। क्लियर। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं वेल्थ टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं डायरेक्ट टैक्स। ये क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट टैक्स। क्लियर। सो एग्जाम में पूछा जाता है कि जीएसटी टैक्स, जीएसटी जो है वो किस प्रकार का टैक्स है, सो इनडायरेक्ट टैक्स है। वैट जो है वो किस प्रकार का टैक्स है, सो इनडायरेक्ट टैक्स है। सेल्स टैक्स किस प्रकार का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है ना, वेल्थ टैक्स जो है वो किस प्रकार का टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो किस प्रकार का टैक्स है, सो वो डायरेक्ट टैक्स है। क्लियर। सो यार ये चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स लेज ग्रेटर एम्फेसिस ऑन डैश, आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र डैश पर अधिक जोर देता है। सो देखिएगा यहाँ पर जो आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र है, मींस यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स लेक्स ग्रेटर एम्फेसिस, है ना, इकोनॉमिक्स लेज ग्रेटर, ये यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है। तो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, यस, जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स होता है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर पर ध्यान देता है ना, किस पर, प्रोड्यूसर पर, मींस जो उत्पादक होते हैं उन पर, है ना, प्रोड्यूसर पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है। कौन, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स या आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गेन्स रिफर्स टू गुड्स विच, पूंजीगत लाभ से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो, तो देखिएगा कैपिटल गेन्स, है ना, पूंजीगत लाभ का मतलब होता है उन प्रोडक्ट से जो सामान के और अधिक उत्पादन में मदद करें, जो सामान के और अधिक उत्पादन में मदद करें। क्लियर। हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। क्लियर। सो पूंजीगत लाभ हम किसे कहते हैं, सो पूंजीगत लाभ हम उन वस्तुओं को कहते हैं जो सामान के, जो मीन्स उस वस्तु के और अधिक उत्पादन में मदद करें। क्लियर। वो क्या कहलाता है, कैपिटल गेन्स
अर्निंग्स कहलाता है, वो क्या कहलाता है, पूंजीगत लाभ कहलाता है। अब जो सेबी जो होता है वो एक किस प्रकार की बॉडी है, सो आप लोगों ने सुना होगा ना, रेगुलेटरी बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना, इस प्रकार से। तो सेबी जो होता है, आपको बिल्कुल ऑप्शन में वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मिलेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कभी मत लगाइए, वो गलत हो जाएगा। क्लियर। सो सेबी जो होता है वो एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। क्लियर। सेबी जो है वो एक क्या है, रेगुलेटरी बॉडी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट मनी ये जो टर्म है ये किस चीज के लिए यूज करी जाती है, सो देखिएगा जो स्मार्ट मनी ये जो वर्ड है ये क्रेडिट कार्ड्स के लिए यूज की जाती है। किसके लिए की जाती है भैया, क्रेडिट कार्ड्स के लिए। क्लियर हो गया। स्मार्ट मनी किसके लिए यूज करी जाती है, क्रेडिट कार्ड्स के लिए। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशंस इन इकोनॉमी एक्टिवली आर कॉल्ड। आर्थिक गतिविधि में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस साइकिल कहेंगे, व्यवसाय चक्र कहेंगे। ठीक है। जो आपके शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्शन होते हैं एंड एक्सपांशन होते हैं, आप डायरेक्ट बस इतना ध्यान रखो, शॉर्ट टर्म एक होता है शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। सो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन को हम क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल कहते हैं। क्लियर हो गया। बस ऐसा ध्यान रख लो, तो ये याद करने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं। लोन रैशनिंग इन इंडिया, ये इन है, लोन रैशनिंग इन इंडिया इज डन बाय, भारत में ऋण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, सेक्स रेशियो इन इंडिया इज मेजर्ड एज, सो भारत में लिंग अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है। सो भारत में लिंग अनुपात की जो गणना है वो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के द्वारा की जाती है, मींस नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। क्लियर हो गया। क्लियर है इतनी चीज, इस प्रकार से। ठीक है। चलिए, ठीक है। सो सेक्स रेशियो इन इंडिया इज मेजर्ड एज, सो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। क्लियर। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। क्लियर। अब आप लोगों को यहां पर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना है, क्या कि 2011 जनगणना के अनुसार, क्वेश्चन बिल्कुल ये बन सकता है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम सेक्स रेशियो किस राज्य का है। क्लियर। किस राज्य, स्टेट, किस राज्य का है। क्लियर। सबसे ज्यादा मैं बता देता हूं, सबसे ज्यादा है केरला का, वो भी कितना है, यहां पर आ जाता है 1084। कितना आता है, 1084। क्लियर। यहां पर जो सेक्स रेशियो है लिख भी देता हूं मैं, सेक्स रेशियो है केरला का 1084, जो कि हमारे देश का सबसे ज्यादा यहाँ का सेक्स रेशियो है। सो क्वेश्चन आता है कि सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा किस स्टेट का है, तो वो है केरला का। अब आपको बताना है कि सबसे कम किसका है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए, सो आज के लिए अपन लोग इतना ही रखते हैं, है ना। आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, है ना, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। क्लियर। सो वहाँ से आप लोग उसको एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। क्लियर। जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी, आखिरी में आपको एक स्लाइड मिलेगी जिसमें यहाँ पर ये सारी लिंक्स दी रहेगी, तो एक एक करके सारी लिंक्स को आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, सो आज मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था, एक क्लास ली थी किसकी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, है ना भैया। वो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आने ही हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स से, क्योंकि 2021 के यहाँ पर अवार्ड्स जो हैं वो देना स्टार्ट हो चुके हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा वो करंट अफेयर का बना के। क्लियर। सो उस क्लास को आप पूरा देखिए, ये तो सोचिए मत कि पीडीएफ मिल जाएगी तो हम वहाँ से पढ़ लेंगे, ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाती है ना। पीडीएफ से पढ़ के ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि मैं वहाँ पर अगर आपको क्लास ले रहा हूं तो मैं कुछ सोच समझ के ले रहा हूं, वरना मैं डायरेक्ट आपको पीडीएफ दे सकता था। तो पढ़ाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताना ज़रूरी है वहाँ पर, है ना। एक्स्ट्रा चीज़ें बताना ज़रूरी है। अब वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो पीडीएफ में नहीं लिखी होती है, सो उसको हम लोग यहाँ पर इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम यहीं की यहीं उसको लिख लें, और आप लोग यहीं की यहीं उस चीज़ को सुन लो और अपनी कॉपी में लिख लो, तो आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। सिर्फ बस रिवीजन की बस ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर। इसलिए पढ़ाई की जाती है, अदरवाइज़ हम लोग आप लोगों को ऐसी पीडीएफ फिर प्रोवाइड करवा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। क्लियर। बट यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसका भी कोई मकसद है कि भाई एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर जानना पड़ता है, जानना ज़रूरी है, उनमें कॉपी में लिखना ज़रूरी है। क्लियर।
बाकी तो फिर तो आप लोगों की मर्जी है, जैसा ठीक लगे। क्लियर। सो अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, है ना, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही है, फीडबैक दीजिएगा। और जो आज आप लोगों से होमवर्क पूछा है उनका आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लियर। और अगर अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। क्लियर। और एक चीज़ और, मैथ्स की क्लासेज और रीजनिंग की क्लासेस की मैं DFCCIL के लिए प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, तो मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी आप लोग रेगुलर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। सो अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।